हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय। फिर से हाउ लॉन्ग एट वर्क, द हिंदू का ये दूसरा आर्टिकल है एडिटोरियल का। ये आर्टिकल क्या कहता है? दिसंबर 3 को ये पब्लिश हुआ था। अ 70-hour वर्क वीक रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी एज अगेंस्ट अ मोर बैलेंस्ड वर्क अरेंजमेंट। यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्टोरी शुरू होता है हमारे नारायण मूर्ति साहब जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं। ही सेज कि हमारे यूथ को, हमारे यंगस्टर्स को, वी आर अ यंग नेशन, वी हैव टू वर्क फॉर 70 आवर्स पर वीक एटलीस्ट, 70 आवर्स पर वीक एटलीस्ट। और इस तरीके से अगर हमारा यूथ इतना काम करेगा देन द कंट्री विल ग्रो एंड बिकम अ सुपर पावर। और कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन और इसके अलावा उन्होंने इंडिया का कंपैरिजन किया है। इंडिया हैज बीन कंपैरिजन बिटवीन विद वर्ल्ड वॉर 2 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिस तरीके से जापान और जर्मनी ने अपने आप को इनबिल्ट किया, उसका कंपैरिजन इन्होंने इंडिया से किया है कि इंडिया को भी उसी तरीके से देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया में क्या हम एक यूनिवर्सल रूल बना सकते हैं? क्या हम एक यूनिवर्सल प्लान लेके चल सकते हैं जिसमें हम सारे लेबर्स को, सारे वर्कर को एक पैरामीटर में लेके आ सके? हाउ विल यू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंजीनियर एंड अ कंस्ट्रक्शन वर्कर? कैसे करेंगे आप? कैसे मेंटल और फिजिकल वर्क्स में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? एक डॉक्टर का जो मेंटल वर्क है और एक जो लेबर का जो फिजिकल वर्क है, इसके बीच में हाउ विल यू डिफाइन प्रोडक्टिविटी? ये क्वेश्चन है। एक बात और भी है, इंडिया के केस में जापान और जर्मनी को हम इक्वेट क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम जापान और जर्मनी की बात बोलें तो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, अगर हम ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइमलाइन है, अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की बात बोलें तो इवन बिफोर वर्ल्ड वॉर 2, बिफोर Germany and Japan, they were known for their technological progress, tech process, skilled manpower, connection with international market, बहुत सी चीजें थी। बट वर्ल्ड वॉर 2 लेकिन ऐसा कोई भी जो है इंसिडेंट वो इंडिया से रिलेटेड, इंडिया में ऐसा कुछ भी इक्वेट नहीं किया जा सकता, ना तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, ना स्किल्स के बेसिस पे, और ना ही इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस के बेसिस पे। अगेन, पोस्ट वर्ल्ड वॉर देयर वाज अ मार्शल प्लान रोल आउट ताकि फिर से वर्ल्ड को तरक्की के रास्ते पे ले जाया जा सके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को फिर से हम आगे ले जा सके। बट देयर इज नो सच प्रोग्राम फॉर इंडिया। और इंडिया का सिचुएशन बिल्कुल अलग है, चाहे वो टेक के पर्सपेक्टिव से हो, लेबर फोर्स के पर्सपेक्टिव से हो, मार्केट एक्सेस के पर्सपेक्टिव से हो। एक और भी प्रॉब्लम है, इंडिया का जो 82% लेबर फोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑन एन एवरेज 70 से 80 घंटे पर वीक तो काम करते ही हैं, पर वीक काम किया जाता है। तो जरूरत इस बात की है कि हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। अब चलिए शुरू करते हैं, इस आर्टिकल को अच्छी तरीके से समझते हैं। द कल्चर ऑफ लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, ओवरवर्किंग बिकम्स अ नॉर्म लीडिंग टू स्क्यूड वर्क लाइफ बैलेंस। और जब आपका वर्क लाइफ बैलेंस कॉम्प्रोमाइज होगा, जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही होता है, वर्क लाइफ बैलेंस की जब हम बात करते हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही बैठता है। ओवरवर्किंग आपको बहुत से फैमिली लाइफ और फैमिली टाइम से डिप्राइव कर देता है, जो वर्क लाइफ को इम्बैलेंस करता है। प्रेशर टू स्टे अप लेट एंड प्रायोरिटाइज वर्क ओवर पर्सनल कमिटमेंट, ये एक स्ट्रेस पैदा करता है जिसके वाइडर रेपरकशंस हैं। नाउ मिसगाइडेड नोशन ऑफ प्रोडक्टिविटी को लेके बहुत से नोशंस गलत हैं, जैसे कि लॉन्ग आवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग आवर्स मींस लॉन्ग आवर्स प्रोडक्टिविटी, बट दैट डजंट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ आवर्स विल लीड टू मोर प्रोडक्टिविटी एंड मोर इनकम बिल्कुल भी नहीं है। नारायण मूर्ति का इंडोर्समेंट है कि 70 घंटे पर आवर जो काम करना है, वो क्वेश्चन रेज करता है कि उनकी फिलॉसफी क्या है। क्योंकि आईटी सेक्टर में काम करने का इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, वर्क कल्चर बिल्कुल अलग है। आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने का वर्क कल्चर अलग है। और उसके अलावा अगर आपके फुट लूज माइग्रेंट्स की बात बोलें या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात बोलें तो वो बिल्कुल अलग है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ
skips the development of a robust manufacturing sector. हमने 1947 से लेके हमने 1947 से लेके till 1991 we remained a closed economy. We remained a closed economy और इस closed economy में किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ. We remained an agriculture economy. लेकिन एक चीज ये हुआ कि आजादी के इतने सालों में जाने के बाद से लगभग 50-60 साल के में हुआ क्या कि हमारे पास एक इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन हुआ. हमारे पास एक इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ. तो जब इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन का दौर आया तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर से सीधे हमने छलांग मार दिया सर्विस सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसके बीच में लटकता हुआ रह गया, जो आज भी स्ट्रगल कर रहा है. इंडिया के मासेस को, लेबर फोर्स को अगर हमें एम्प्लॉयमेंट देना है, मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट देना है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंटीग्रेट करने की जरूरत है, स्पेशली फॉर ब्लू कॉलर जॉब. इनोवेशन एंड क्वालिटी ऑफ वर्क की बात बोलते हैं. नाउ साइंटिफिक इनोवेशन और रिगर आर की ड्राइवर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज. क्वालिटी ऑफ वर्क और इनोवेटिव माइंडसेट, नॉट एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स कंट्रीब्यूट टू ब्रेक थ्रू आइडियाज. क्या अगर हम साउथ कोरिया की बात बोले, अगर हम जापान की बात बोले, अगर हम यूएस की बात बोले, सो इट्स नॉट द लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, इसकी जरूरत नहीं है. ये डिपेंड करता है द काइंड ऑफ इंडस्ट्री यू हैव ग्रोन, द काइंड ऑफ इंडस्ट्री यू हैव डेवलप्ड, द काइंड ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन यू हैव डेवलप्ड, और इन दोनों के कोलैबोरेशन से आपने किस तरीके का स्किल डेवलपमेंट किया है अपने लेबर फोर्स का. ठीक है, अगेन टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो क्वालिटी ऑफ वर्क और इनोवेटिव माइंडसेट, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं. नॉट एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ब्रेक थ्रू आइडियाज. सो वर्किंग एनवायरनमेंट और क्वालिटी ऑफ वर्क, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद से आपको उसका पे आउट कितना मिलता है, क्योंकि अगर उतना काम करने के बावजूद भी अगर आपको अच्छा पे आउट नहीं मिलता तो आप सबसिस्टेंस लाइफ जी रहे हैं और आप एक क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाएंगे. नाउ होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल चेंज. इंडिया का एक परसेप्शन क्या है, हमें अपने डेवलपमेंट के डेफिनेशन को चेंज करना होगा. हमारा आइडिया यह है खून पसीने की मेहनत करो और उससे तुम तरक्की करोगे, ऐसा नहीं है. इसका डेफिनेशन हमें चेंज करना होगा. A developed nation's definition should encompass more than just GDP growth. हम GDP growth को तो दिखाते हैं, we are higher in GDP growth, but we are poor in per capita income. We are very poor in per capita income, और हम GDP growth के बारे में बात करते हैं. तो यहां पे कल्चरल चेंज की जरूरत है, जो इनको रिक्वायर करता है कि इन्वेस्टिंग टाइम इन सेल्फ एजुकेशन, पॉलिटिक्स, पब्लिक सर्विस, आर्ट्स, कल्चर एंड रिलेशनशिप. और ये सारी चीजें जो हैं आपके मीनिंगफुल लाइफ को प्रमोट करती हैं, होलिस्टिक ग्रोथ को प्रमोट करती हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, जिसका कि एक डोमिनो इफेक्ट होता है ओवरऑल इकोनॉमी पे और कंट्री पे. हैप्पीनेस इंडेक्स एंड अनहैप्पीनेस. व्हाई आर वी टॉकिंग ओनली अबाउट लॉन्ग नंबर ऑफ आवर्स? Who will talk about working condition? Who will talk about payout? Who will talk about lifestyle? Who will talk about happiness? Because if you do not have happiness, then what will you do? अगर हैप्पीनेस इंडेक्स की बात बोले तो इंडिया में गुड वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, और हैप्पीनेस इंडेक्स में हम बहुत नीचे रैंक करते हैं. केयरलेस, रूड, अपैथिक बिहेवियर जो है हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलता है, हमारे सोशल एजुकेशन में देखने को मिलता है. तो अब हमें क्या करना होगा? अगर हम मूर्ति साहब की बात से हम आगे चले तो हमें एक देखना होगा कि कैसे एक सस्टेनेबल वर्क अरेंजमेंट को हम प्रमोट करें, जहां पे आपका करियर भी ग्रो करे, आप सोशली भी ग्रो करें, इंडिविजुअल लेवल पे भी ग्रो करें. और अब एक्सेसिंग वर्किंग आवर्स जो है वो पर्सनल टाइम को जो है वो सेक्रीफाइस कर देती हैं, रिलैक्सेशन को सेक्रीफाइस कर देती हैं, और आपको सोशलाइजेशन का मौका नहीं मिलता. लॉन्ग वर्किंग आवर्स के चलते आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जिसके चलते ओवरऑल एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है. तो यहां पे जरूरत है कि इस फिलॉसफी को चेंज करना है. नाउ एंटरप्रेन्योरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? Entrepreneurs must question the purpose of their success beyond shareholders' wealth. A marathon, not a sprint, is essential for sustainable growth and a harmonious work-life balance. तो हम जो प्रोडक्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हार्मनी होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए. इकोनॉमिक ग्रोथ स्प्रिंट नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मैराथन है. उसके अलावा एक हैप्पी नेशन का कॉन्सेप्ट भी हमें लेके चलना होगा. इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है चाइना इज ऑल्सो इकोनॉमिकली ग्रोन कंट्री. वैसे तो अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहता है, बट फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव चाइना इज अ डेवलप्ड नेशन. But if you look at the happiness of life or the quality of life, that is being compromised.
सो कलेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ हैप्पी नेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हैप्पी नेशन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज हो गया है, क्योंकि योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। हम फिर से मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद जय भारत।